बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स का टॉपिक, प्रतिमान विस्थापन या पैराडिम शिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिमान का अर्थ है किसी चीज़ के बारे में व्यक्ति का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू। हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे उस चीज़ का प्रतिमान कहा जाता है। और पैराडाइम शिफ्ट होता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1970 में थॉमस कोहन ने किया था। प्रतिमान विस्थापन का अर्थ है समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन हो जाना। जब किसी विषय में जब किसी विषय के प्रतिमान में परिवर्तन हो जाता है तो उसे उसका प्रतिमान विस्थापन कहते हैं या प्रतिमान परिवर्तन कहते हैं। यह प्रतिमान परिवर्तन विद्यालय शिक्षा के अध्ययन विषय में भी होता है। शिक्षा के मूल्य, उद्देश्य और स्तर में भी समय के साथ बदलाव आते रहते हैं, तो इसे ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिमान विस्थापन कहते हैं। कि जब जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो विषय होते हैं, उसमें जो टाइम के साथ चेंजेस आते रहते हैं तो उसको अध्ययन विषयों का प्रतिमान विस्थापन कहते हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले, जो हमारा सिलेबस होता था 10th का +1 2 का, एक जो करिकुलम का जो फ्रेम करने का तरीका था वो कुछ और होता था और आजकल कुछ और है। तो इस तरह से जो इसमें चेंजेस आते रहते हैं उसको अध्ययन विषय का प्रतिमान परिवर्तन कहते हैं। जब किसी अध्ययन विषय में किसी भी पहलू में परिवर्तन या प्रतिमान में परिवर्तन होता है तो उसे अध्ययन विषय का प्रतिमान विस्थापन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारा शैक्षिक ढांचा जो है अध्यापक केंद्रित होता था, लेकिन आज छात्र केंद्रित है। आज के दौर में छात्र को ध्यान में रखकर करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। छात्रों की योग्यता और रुचियों का ध्यान रखा जाता है। आगे है पैराडिम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। तो इसमें जो है 4 चीज़ें आती है आपका। पहला है अध्यापक, सेकंड है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, थर्ड है सीखने वाला, स्टूडेंट, और फोर्थ है सामाजिक वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है। तो अध्यापक विषय की प्रवृत्ति में जांच के लिए प्रतिमान में मूल पूर्वानुमान में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापक को पाठ्यक्रम के ज्ञान के साथ साथ अपने छात्रों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस प्रकार समय के साथ आवश्यकता अनुसार अध्यापक के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाने लगा है और अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपने अध्यापन कार्य या शिक्षण को प्रभावी और अच्छे ढंग से कर सकें। नेक्स्ट है विषय वस्तु। विषय वस्तु का अर्थ है पाठ्यक्रम में छात्रों को क्या पढ़ाया जाना है। विषय वस्तु का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है जिसमें छात्रों को रुचि आए और जो उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार हो। पहले के समय में पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा होती थी, परंतु समय के अनुसार विषय वस्तु छात्रों की क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाने लगी है। अगला है सीखने वाला छात्र या स्टूडेंट। छात्र सीखने वाला का अर्थ होता है जिसे वह व्यक्ति जिसे पढ़ाया जाना है। वर्तमान शिक्षा ढांचा छात्र केंद्रित है। छात्रों की रुचि और क्षमताओं का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है और पाठ्यक्रम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो छात्रों की नीड्स को पूरा कर सकें। और नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण से अभिप्राय है उस वातावरण से जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया की जानी है और मतलब जो शिक्षण कार्य में है, जो वातावरण का उचित होना बहुत आवश्यक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल में जो क्लासरूम्स है जहाँ पे क्लासेस हो रही है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है किसी तरह की। तो ये सब चीज़ें भी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन। छात्र अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं और या फिर खोज करते हैं। छात्र जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं और खोज करते हैं, विस्तार करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब शिक्षा प्रणाली अध्यापक केंद्रित ना होकर छात्र केंद्रित है और छात्र शिक्षक या पाठ्यक्रम से ज्ञान को निष्क्रिय रूप में स्वीकार नहीं करता। छात्र का ज्ञान का मूल्यांकन करते और मतलब करके सीखते, मतलब लर्निंग बाय डूइंग होती है। अब वही नहीं है कि टीचर ने जो पढ़ा दिया बच्चों ने बस वो नोट डाउन कर लिया, रट लिया और एग्ज़ाम पास कर लिया। और नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्तमान समय में शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाने लगा है। शिक्षा को और बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए कई तरह की नई तकनीकों का और
टीचिंग एड्स का प्रयोग होने लगा है, जिससे शिक्षा प्रणाली और बेहतर हो गई है और इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास अभी भी जारी है। मतलब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को या फिर शिक्षा प्रणाली को और अच्छा बनाने के लिए जो निरंतर खोज की जा रही होती है और टीचिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए अब उसमें काफ़ी टेक्निकल एड्स का प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे अब कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है एक्सेट्रा। थर्ड है शिक्षार्थी की स्वायत्तता। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अध्यापक के बजाय छात्रों को अधिक महत्व दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि बालक की रुचि और योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। छात्रों को जो पूरी शिक्षा प्रणाली की तरह पाठ्यक्रम को सिर्फ रटाया नहीं जाता है, बल्कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाया जा रहा है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम को बोझ ना समझे, बल्कि नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अब विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चुन सकते हैं। मतलब शिक्षा प्रणाली में चेंजेस किए जा रहे हैं इस तरह से कि जो बच्चे जो है अपने जो पाठ्यक्रम को बोझ समझ के ना पढ़े कि हमें बस करना है तो तभी वो पढ़ रहे हैं, बल्कि वो उसमें इंटरेस्ट लेके उसको पढ़े और करके सीखे चीज़ों को जो आगे उनके लिए बेनिफिशियल भी होगी। और अब तो विद्यार्थी जो है अपने सब्जेक्ट्स अपनी रुचि के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। अगला है पाठ्यक्रम का एकीकरण या करिकुलर इंटीग्रेशन। क्रम एकीकरण का अर्थ है पाठ्यक्रम को एकत्रित या संगठित कर दिया जाए और छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार या रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए अलग अलग कक्षा में ना जाना पड़े। बालकों के रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम को इस तरह से निर्धारित किया जाए कि वे सभी विषयों को एक ही कक्षा में पढ़ सकते हैं। जैसे कोई छात्र यदि साइंस के साथ आर्ट्स के विषय भी पढ़ना चाहता है तो वो एक ही कक्षा में दोनों विषयों को एक साथ पढ़ सकता है, ना कि उसे दोनों कक्षा में अलग अलग बैठना होगा या पढ़ना होगा। नई शिक्षा प्रणाली के तहत पाठ्यक्रम को ज़्यादा छात्र केंद्रित और लचीला बनाने की कोशिश की जा रही है। और फिफ्थ है शिक्षक एक छात्र के रूप में। वर्तमान शिक्षा प्रणाली को ऐसा बनाया जा रहा है कि शिक्षक को भी छात्र की तरह नई तकनीकों और तरीकों को सीखने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। मतलब शिक्षक को भी एक छात्र की तरह या शिक्षार्थी की तरह देखा जा रहा है और पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण शिक्षक को भी शिक्षार्थी की तरह देखा जा रहा है। शिक्षक को अपने आप को नए पाठ्यक्रम के अनुसार ढालने के लिए स्वयं प्रशिक्षण लेते रहना या सीखते रहना आवश्यक है। नई अध्यापक प्रक्रियाओं और तकनीकों को निरंतर सीखने और सुधारने के लिए अध्यापक को भी निरंतर सीखना पड़ता है। करिकुलम में जो जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं, जो हमारी विषय जो है टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए अध्यापकों को खुद भी उनको पढ़ना होगा। और जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तो अपने आप को इस तरह से ढालना होगा कि वो बच्चों को जो पढ़ा रहे वो अच्छे से समझा सकें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से चल सके। और नेक्स्ट है परीक्षाओं के भार को कम किया गया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा के भार को कम करने का प्रयत्न किया गया है। पाठ्यक्रम को इस तरह निर्धारित किया गया है कि जिससे छात्रों पर हर समय परीक्षा का डर नहीं बना रहे। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका लिखने के साथ साथ हर विषय की समझ का मूल्यांकन करने के लिए प्रैक्टिकल कार्य रखे गए हैं। एक तरह से रटंत प्रणाली को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और पाठ्यक्रम को व्यवहारिक करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि छात्र जब विद्यालय से निकले तो अपने पढ़े हुए ज्ञान का अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से प्रयोग भी कर सके। तो ये थे कुछ पॉइंट पैराडिग्म शिफ्ट के इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसमें हम एक दो पॉइंट और डाल सकते कि जैसे मतलब अब जो पाठ्यक्रम है उसको उसमें मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। जो ये चेंजेस हुए ये अच्छे के लिए ही है।